विद्युत धारा, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ठीक है। आवेशों की प्रवाह, अगर हम इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो हम कहें कि विद्युत धारा क्या होती है, तो आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। आवेश क्या होता है, ठीक है, आवेश इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, ठीक है। आवेश क्या होता है, ठीक है, आवेश होता है किसी भी पदार्थ का गुण होता है जिसकी वजह से वह दूसरे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जो अन्य पदार्थों को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, उस गुण को हम क्या बोलते हैं, चार्ज या आवेश बोलते हैं, चार्ज या आवेश। ये किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन। देखिए कोई भी पदार्थ है वो या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो आवेश भी दो प्रकार का होता है, आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आवेश है, चार्ज है, वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अलग वो इमिट करता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं किसी मैटर से, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और अगर किसी पार्टिकल से, पार्टिकल है कोई भी पार्टिकल है वो, या हम बोल सकते हैं कोई भी मैटर है वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। वो क्या होगा, नकारात्मक या नेगेटिव चार्ज होगा, उस पर ऋण आवेश होगा, ठीक है। ये धन आवेश और ऋण आवेश। तो इन्हीं मतलब इलेक्ट्रॉन्स, आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। आवेश होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, आवेश का होता है इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, और आवेशों के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा। और विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा है वो क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, ठीक है। और आवेशों के प्रवाह की दर Q/T, देखिए इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है कूलम अपॉन सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर, क्या बोलते हैं, एम्पियर, ठीक है। आवेशों के प्रवाह को धारा कहते हैं, अदिश राशि होती है, मात्रक होता है कूलम पर सेकेंड या एम्पियर, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर, ठीक है। दो प्रकार की होती है धारा है, वो दो प्रकार की होती है, आपने नाम सुना होगा, एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट डीसी, एसी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। वो प्रत्यावर्ती धारा, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, और ये इसको बोलते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्यों, क्योंकि ये है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका जो मान है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता रहता है, धनात्मक और ऋणात्मक है वो इसका मान होता रहता है, ठीक है। लेकिन दिष्ट धारा की दिशा चेंज नहीं होती, दिष्ट धारा की एक ही दिशा रहती है, इसकी दिशा है हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव होती रहती है, लेकिन दिष्ट धारा है उसकी दिशा चेंज नहीं रहती, ठीक है, उसकी दिशा है वो चेंज नहीं होती, इसीलिए इसको दिष्ट या डायरेक्ट करंट बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको साइन वेव से शो करते हैं, साइन वेव होती है उससे दर्शाते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा, ये जो यहाँ से लेके स्टार्टिंग से ये एक साइकिल, इसको इसका एक सर्कल या एक चक्कर बोलते हैं कि एक साइकिल, तो इसका मान यहाँ तक तो पॉजिटिव, फिर जीरो और फिर नेगेटिव, तो ठीक है, ये इसका होता है एक साइकिल। देखिए प्रत्यावर्ती धारा, इसकी आवर्ती कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी, जो हमारे घरों में जो धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा आती है, हमारे घरों में जो धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा को हम फिर दिष्ट धारा में चेंज करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को किस में चेंज करते हैं, दिष्ट धारा में। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनमें दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको क्या होता है कि कंटिन्यूअस है, वो
करंट चाहिए होता है, तो इसके लिए उन्हें दिष्ट धारा प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा या ऐसी करंट है उसकी वैल्यू है क्या, वो चेंज होती रहती है। ये क्या, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है, मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, चेंज होता रहता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो क्या रहता है, इसका कांस्टेंट रहता है डीसी का। इसीलिए कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पर बेस्ड होते हैं, सेमीकंडक्टर पर बेस्ड होते हैं ना, वो है वो दिष्ट, उनमें दिष्ट धारा का यूज लेते हैं। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, धारा दो प्रकार की होती है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। घरों में जो हमारे आती है वो आती है एसी करंट। ठीक है, एसी करंट घरों में आती है, और घरों में आने वाली जो करंट है उसकी आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकेंड में आवृत्ति कहते हैं, 1 सेकेंड में जो किए गए चक्कर, वो एक ये पॉजिटिव नेगेटिव कितनी बार होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। तो कुछ कंट्रीज में है वो 60 हर्ट्ज की भी करंट होती है, लेकिन हमारे जो इंडिया में है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की करंट है वो आती है। ठीक है, और वोल्टेज होता है 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज। ठीक है, 220 वोल्टेज। तो ये बात हो गई धारा की, जिसमें हम बोलते हैं कि इसको दो भागों में बांटा, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा। दिष्ट धारा देखिए, अब मैंने कहा कि एसी को हम किस में चेंज कर सकते हैं, डीसी में। एसी को डीसी में चेंज कर सकते हैं। वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट किसके थ्रू हम ये करते हैं कि एसी धारा को डीसी में रेक्टिफायर, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर। जो डिवाइस होती है या इक्विपमेंट होता है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। और एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। वैसे इन्वर्टर तो दोनों काम करता है, इन्वर्टर है, इन्वर्टर कैसे कर सकते हैं कि इन्वर्टर, ठीक है, पर इन्वर्टर है वो एसी को डीसी में भी चेंज करता है, क्योंकि जो हमारे घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं वो क्या है, एक बार बाहर से जो हम कह सकते हैं बाहर करंट आ रही है, जो हमारे घरों में जो करंट आती है एसी, तो उसमें इस इन्वर्टर में ये क्या होता है, एसी को फिर डीसी करने वाला इक्विपमेंट लगा होता है। तो डीसी इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए डायोड या ट्रांजिस्टर है वो यूज में ले सकते हैं, वही इसमें लगे होते हैं रेक्टिफायर में। डायोड और ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। देखिए, इसके बाद आती है ओम का नियम। ओम का नियम, देखिए, धारा, विद्युत धारा के लिए ओम नामक साइंटिस्ट है जिसने नियम दिया था, उसको हम बोलते हैं ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार अगर हम कहें कि किसी तार में, अगर किसी चालक तार में, देखिए, किसी चालक तार की अगर भौतिक अवस्थाएं समान रहे, ठीक है, भौतिक कंडीशन या फिजिकल कंडीशंस है वो सेम रहे, तो उस कंडीशन में जो उसके चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है V, वो उसमें जो करंट फ्लो हो रही है I, उसके समानुपाती होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। और ओम का नियम क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर मटेरियल जो तार है, चालक तार है, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके सिरों पर जो वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस है, वो किसके इक्वल होता है, उसमें प्रवाहित धारा, इस चालक तार में जो धारा प्रवाहित होती है उसके समानुपाती होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ एक कांस्टेंट काम में लेते हैं R, ठीक है, क्या इसको R यहाँ क्या होता है, रेजिस्टेंस। R होता है रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध। तो ओम का नियम क्या कहता है, यही ओम का नियम है कि जो विभवांतर है या उत्पन्न किसी चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो किसके, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम का नियम, ठीक है। और प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है जैसे किसी भी चालक तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस धारा के प्रवाह में जो रुकावट है, जो धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, उसी बाधा को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। उस बाधा को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम।
प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये मात्रक भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, ये तो ओम के नियम के बारे में। अब देखिए प्रतिरोध है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध है किन चीजों पर निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोध है वैसे तो ताप पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। वैसे प्रतिरोध R है वो चालक तार की लंबाई, देखिए ये क्या होती है, L क्या है, लंबाई। ठीक है, L लंबाई, ये होता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मतलब जो चालक तार की मोटाई बोल सकते हैं, या जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, चालक तार का क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया क्षेत्रफल उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो प्रतिरोध है चालक तार की, देखिए प्रतिरोध है चालक तार की लंबाई और उसके एरिया पर निर्भर करता है। तो जिस अगर हम कहें कि चालक तार की अगर लंबाई एक ही मटेरियल से बना हुआ कोई भी चालक तार हो, अगर समान एक धातु का ही प्रयोग किया हुआ, जैसे अगर लोहे का बना हुआ या एल्यूमिनियम का बना हुआ तार है, तो जो उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, जिस तार की लंबाई ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होता है, लंबाई के तो होता है समानुपाती, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। और क्षेत्रफल होता है उसके होता है व्युत्क्रमानुपाती, मतलब अगर चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ा होगा, क्षेत्रफल बढ़ा हो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस है या प्रतिरोध है क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध क्या होगा, उस कंडीशन में प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी चालक तार है उसमें रेजिस्टेंस है वो लंबाई और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। और ताप पर भी, ताप पर निर्भर करता है, प्रतिरोध है वो ताप पर निर्भर करता है। जैसे वो अलग अलग मटेरियल्स है, जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है या कंडक्टर है या इंसुलेटर है, उसके अकॉर्डिंग अगर चालक तार किसी चालक की हम बात करें तो ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध है रेजिस्टेंस बढ़ता है। चालक के लिए क्या होता है, चालक के लिए प्रतिरोध R क्या करता है, बढ़ता है। ताप बढ़ाओ तब, अगर ताप बढ़ाए तो चालक के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। कुछ चालक के लिए, कुछ चालक पदार्थ होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इसी प्रकार अर्धचालक है, अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उनके लिए भी क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है। ताप बढ़ाएं तो कुचालक और अर्धचालकों का तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और चालकों का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि चालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर इनको हम ज़्यादा ताप देंगे या टेम्परेचर इनका इंक्रीज करेंगे तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, मूवमेंट बढ़ेगा और आपस में टक्कर है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से धारा के प्रवाह में रुकावट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। कुचालक और अर्धचालक में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, इस वजह से वो इनका रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, कम होता है। या फिर अगर इनमें कुछ, जैसे अर्धचालक है, अर्धचालक में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ताप का चालक, कुचालक और अर्धचालक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके रेजिस्टेंस पर। ठीक है, ताप बढ़ाने पर चालक, कुचालक और अर्धचालक के रेजिस्टेंस या होता है, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो चालकों का तो प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालक और कुचालक होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ठीक है, उनका प्रतिरोध क्या होता है, कम। ठीक है, अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम उनके प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध, देखिए ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, जैसे ऐसे चालक, ऐसे मटेरियल्स जिनका प्रतिरोध है वो ओम के नियम के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, उसके हिसाब से बिहेव करता है, व्यवहार करता है, तो उन पदार्थों का जो प्रतिरोध होता है उसको हम बोलते हैं ओमीय प्रतिरोध, या वो ओम के नियम को फॉलो करते हैं। ठीक, और अनओमीय वो होता है, जैसे सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो भी हैं वो अनओमीय पदार्थ होते हैं, क्योंकि उनका जो प्रतिरोध है वो ओम के नियम के अनुसार बिहेव नहीं करता है, उसके अनुसार व्यवहार नहीं करता है, इसीलिए उनको हम बोलते हैं अनओमीय पदार्थ। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं, अनओमीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिरोधों का संयोजन, या जो हम बोलते हैं कि हमारे घरों में
घरों में जो परिपथ है, जो करंट या परिपथ है या जो कनेक्शन है, घरों में जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, उनका जो संयोजन है, उनका संयोजन है वो किस तरीके का होता है? उसको संयोजन दो तरीके हमारे घरों में समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। ठीक है, हमारे घरों में जो परिपथों का संयोजन है वो क्या होता है? समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम में होता है उनका संयोजन। कैसे? समांतर और सीरीज। देखिए, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से, जैसे ये R1 है, ठीक है, यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया कुछ भी, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ इस तरीके से है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये एक सीरीज में, ये संयोजन क्या होता है? एक सीरीज में, या हम कहते हैं श्रृंखला। ठीक है, ये क्या होता है? श्रृंखला, एक सीरीज में है ये संयोजन। ठीक है, और अगर यही चीज ऐसे है, कोई इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? पैरेलल, समांतर क्रम संयोजन। तो हमारे जो घरों में होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है। वो परिपथों का कौन सा होता है? समांतर क्रम संयोजन होता है। समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन होता है जो घरों में होता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उनका भी संयोजन दो प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे घरों में ये चीज ध्यान रखने वाली है क्योंकि सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे घरों में जो परिपथों का संयोजन होता है या इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए होते हैं वो किस सीरीज में जुड़े होते हैं या समांतर क्रम में जुड़े होते हैं? तो वो समांतर क्रम, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस या प्रतिरोधों का संयोजन है वो भी दो प्रकार का होता है। प्रतिरोध है वो भी क्या हो? दो प्रकार से, दो तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। अगर इस तरीके से है तो वो क्या होता है? ये प्रतिरोध कुछ शो करने का साइन होता है। ठीक है, उसका सिंबल होता है। ये क्या होता है? प्रतिरोध है R। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। बता जाओ, प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या? ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगर प्रतिरोध इसका R1, R2, R3, तो ये क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। देखिए, प्रतिरोधों का इस कंडीशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध है, इस अगर समान श्रेणीक्रम में कोई प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध R क्या होगा? इन सब के योग के बराबर होगा। ये इन सब के योग के बराबर होगा। अगर यही प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यही प्रतिरोध क्या है? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं इस तरीके से, R1, R2, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R, वो क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से। तो इनका इक्विवेलेंट समांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस होता है वो इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। हम कह सकते हैं कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है। सीरीज में रेजिस्टेंस है क्या? बढ़ता है। और जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, तुल्य प्रतिरोध होता है, वो इन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। मतलब तो योग के बराबर है तो प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा? ज्यादा। लेकिन यहाँ समांतर क्रम में क्या होता है? ये प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। जो भी इसके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उन सारे प्रतिरोधों से क्या होता है? इसकी वैल्यू, तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो ये होता है प्रतिरोधों का संयोजन। समान श्रेणीक्रम संयोजन और ये समांतर क्रम संयोजन। श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन। देखिए, अब है जैसे विद्युत धारा। विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज में लेते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो यूज में लेते हैं विद्युत धारा को मापने के लिए? तो एमीटर। विद्युत धारा को नापने के लिए एमीटर का यूज होता है। एमीटर, हम कह सकते हैं कि एमीटर वो है इंस्ट्रूमेंट होता है, वह उपकरण होता है जिससे हम विद्युत धारा को क्या करते हैं? नापते हैं, उसका मापन करते हैं, एमीटर। अब एमीटर के बारे में ध्यान रखने वाली एक ये बात है कि एमीटर का प्रतिरोध है आदर्श एमीटर। अगर हम बात करें कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। और ये परिपथ में
जो एमीटर होता है वो परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। परिपथ में जो एमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। जैसे अगर ये तार है तो यहाँ एमीटर अगर लगा हुआ होगा तो इस तरीके से श्रेणी क्रम में लगा हुआ होगा। वो किस में लगा होगा? श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये विद्युत धारा का मापन करता है और जो धारा इसमें से प्रवाहित होगी उसको ये क्या करेगा? नापने का काम करेगा। तो एमीटर के बारे में क्या आदर्श, ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात क्या होगी कि आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होना चाहिए, ठीक है। और परिपथ में ये श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। प्रतिरोध के ये एमीटर क्या होता है? श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। अब वोल्ट मीटर, देखिए जिस प्रकार धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर का, ठीक है, वोल्ट मीटर, वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर कहाँ में लेते हैं? और वोल्ट मीटर का जो आदर्श हम कहेंगे आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध है अनंत होता है। प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। अगर आपसे पूछा जाएगा तो सीधा सीधा पूछा जाएगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत, ठीक है। और ये परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार अगर गैल्वेनोमीटर, एक और चीज होती है, कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये वैसे भी पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर किस काम में आता है या एमीटर किस काम में आता है। इसी प्रकार गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है? तो अगर विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं उसका पता लगाने का काम कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। इसको अगर हम जोड़ते हैं, इसको अगर हम सीरीज में समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़कर गैल्वेनोमीटर से, अगर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट प्रतिरोध जोड़कर हम क्या बना सकते हैं? एमीटर और वोल्ट मीटर। समांतर क्रम में जोड़ के वोल्ट मीटर और श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या बना सकते हैं? एमीटर, गैल्वेनोमीटर। पर गैल्वेनोमीटर का मेन जो काम है वो क्या होता है? परिपथ में धारा का पता लगाना, कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं। तो अगर इसको हम परिपथ में संयोजित कर दें, जोड़ दें, तो इसमें मतलब ये इस तरीके का मीटर होता है जिसमें अगर धारा प्रवाहित होगी तो एक सुई लगी हुई होती है, उसमें क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। वो क्या होते हैं? अपने जगह से साइड में इधर उधर होती है, जिससे हमें पता चलता है कि धारा की दिशा भी पता चलता है कि धारा किस डायरेक्शन में है वो फ्लो हो रही है। तो गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है? धारा का पता लगाना कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। वो काम कौन करता है? गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा कुछ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है कि फ्यूज तार क्या होता है? फ्यूज तार, देखिए अगर कोई धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है, अगर बाई चांस कभी ऐसा होता है कि सर्किट में या परिपथ में धारा ज़्यादा प्रवाहित हो रही हो, तो जो घर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, घर में जितने भी काम आने वाले उपकरण हैं उनके जलने का खतरा रहता है। तो घर के बाहर की तरफ जहाँ से लाइट हम लेते हैं वहाँ क्या है? एक फ्यूज तार लगा होता है। फ्यूज तार ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। इसका प्रतिरोध, इसका गलनांक कम होता है। जो फ्यूज तार होता है उसका गलनांक कम होता है। तो इसमें से अगर धारा ज़्यादा प्रवाहित होती है, कभी ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है तो ये गल जाता है, मतलब ये टूट जाता है, ये पिघल जाता है। पिघल के मतलब हम कहें कि सर्किट है वो क्या हो? ओपन हो जाता है। ओपन क्या करता है? अगर जैसे इसको बीच में जोड़ के रखा हुआ है फ्यूज तार को, तो इसमें से ज़्यादा धारा जब प्रवाहित होती है, जब परिपथ में किसी भी कारण से धारा अधिक प्रवाहित होना शुरू हो जाती है, तो ये फ्यूज तार क्या होता है? वहाँ से कनेक्शन हट जाता है। मतलब ये तो
जल जाता है। फ्यूज तार क्या होता है, जल जाता है, क्योंकि इसका गलना क्या होता है, कम होता है, इस वजह से ये तो जल जाता है। और ये परिपथ है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से संबंध विच्छेद हो जाएगा, हम कह सकते हैं ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो आगे है, यहाँ से अगर इस साइड से धारा आ रही है तो वो आगे नहीं जाएगी, और जो हमारे घर के इंस्ट्रूमेंट है वो जलने से बच जाएंगे। पर इसकी प्रॉब्लम ये है कि जैसे एक बार ये जल जाता है तो इसकी जगह फिर दूसरा फ्यूज तार है वो काम में लेना पड़ता है। पर आजकल इसी फ्यूज तार की जगह एमसीबी काम में लेते हैं। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें भी क्या होता है, जब करंट अधिक फ्लो होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली एक स्विच होता है जो ऑफ हो जाता है और सर्किट को ब्रेक करने के काम आता है। सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जिससे करंट आगे फ्लो नहीं होती। पर ये जलता नहीं है, ये जलता नहीं है, इसलिए इसको हम बार बार किसी एक एमसीबी को यूज में ले सकते हैं। ठीक है, एक नाम सुनने को मिलेगा आपको, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर देखिए, जो विद्युत धारा जनरेट, डायनेमो क्या होता है, जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो। तो जो डायनेमो से हमें करंट मिलती है, ठीक है, वो कितने वोल्टेज की होती है, उसको कम या ज़्यादा करने के काम क्या आता है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर वह इंस्ट्रूमेंट या वह उपकरण होता है जो धारा के वोल्टेज को कम या बढ़ाने का काम करता है। धारा के वोल्टेज है उसको कम करने या बढ़ाने का काम करता है ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर के बारे में ये ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो किस सिद्धांत या प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ये इंडक्शन के प्रिंसिपल पर करता है। ठीक है, ये म्यूचुअल इंडक्शन होता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, धारा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, हिंदी में बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफॉर्मर काम करता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, क्या ट्रांसफॉर्मर दो कुंडलियां होती है। ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है, दो कुंडलियां होती है। तो अगर एक कुंडली में अगर आप धारा प्रवाहित करो, एक कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करें, और एक ट्रांसफॉर्मर होता है वो एसी पर वर्क करता है, एसी करंट पर ही वर्क करता है। डीसी में ट्रांसफॉर्मर का वो काम नहीं करता है। तो अगर हम इस ये कुंडली में C1 या C2, तो अगर इस कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करें तो इधर से धारा प्रवाहित होने की वजह से दूसरी वाली कुंडली होती है या कॉइल होती है, उसमें भी क्या होता है, करंट इंड्यूस होती है, करंट है वो जनरेट होती है, वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये इंडक्शन के प्रिंसिपल या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे अगर इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें तो उसकी वजह से दूसरी वाली कुंडली में ये दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होती, टच में नहीं होती, फिर भी दूसरी वाली कुंडली में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। या तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं कि अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, तो ये कुछ विद्युत धारा और इसके बारे में याद रखने वाली चीज़ें